नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 4 अक्टूबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। क्लास के अंत में हम मुख्य परीक्षा आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन विषयों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन को। उसके बाद भारत चीन सीमा विवाद और भविष्य, कोर सेक्टर में सुधार के संकेत, आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कुछ बातें हमारे सामने आएंगी। फिर इसके बाद होगा तालिबान को समझना उसकी जटिल संरचना के संदर्भ में। उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि एक गैस पाइपलाइन है। इसके अलावा शिक्षा और शांति, और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले विषय से। हमारा जो पहला समाचार है इसे पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS3 इकोनॉमी के साथ में जोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में दुनिया भारत से क्या सीख सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इनको इस आलेख के माध्यम से बताया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सारा विषय चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इसको देखिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 जो कि पहला है, अपने आप में ऐतिहासिक है, इसे इस साल सितंबर में आयोजित किया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता के संदर्भ में अगर विषयों को हम देखें तो भोजन के उत्पादन और उपभोग के तरीकों को बदलने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको आगे बढ़ाना, उनमें गति लाना और दुनिया के अंदर में भूख की समस्या को दूर करने में मदद करना। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारे सामने उभर करके आता है वो है कि तली से शीर्ष का दृष्टिकोण अपनाने की वकालत कही गई है। मतलब कि जहां पर इन योजनाओं को लागू किया जाना है, हम योजना के स्तर पर ही पहले से ही उन लोगों से इनपुट लेंगे, उनकी राय जानेंगे और उसके आधार पर फिर प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अगर हम कुछ प्रमुख तथ्यों को और जोड़ दें तो 17 में से 11 सतत विकास लक्ष्य सीधे खाद्य प्रणाली से ही संबंधित है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया के सामने इस बात को रखा कि किस प्रकार से खाद्य आपूर्ति तंत्र के अंदर में कई समस्याएं हैं और यह बहुत नाजुक तंत्र है। इसके अंदर में अगर कोई समस्या आती है तो आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 811 मिलियन लोग हर रात भूखे सोते हैं। ऐसे में इस सम्मेलन के माध्यम से 5 कार्यों को निर्धारित किया गया, जैसे कि सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच, सतत खपत, सकारात्मक उत्पादन को बढ़ावा देना, ऐसा उत्पादन जो हमेशा होता रहे, समान आजीविका, लोगों के पास जब धन होगा तब भी वो भोजन के तरफ अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके अलावा तनाव के प्रति लचीलापन, कि अगर कोई समस्या आती है तो लोग उन समस्याओं को झेल सके, उनके प्रति सहनशील बने। इसमें जो अगला विषय हमारे संदर्भ में है और खास तौर पे भारत को देखते हुए उस पर आप ध्यान केंद्रित करें तो इस पूरे सम्मेलन के लिए भारत ने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर विभागीय समूह का निर्माण किया था। इसके साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जिनके कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं, उनमें खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, इनसे भी इनपुट्स भारत सरकार ने प्राप्त किए थे ताकि हम इस बैठक के अंदर में एक अच्छी राय, एक अच्छा समाधान प्रस्तुत कर सके इन समस्याओं के प्रति। यहाँ पर भारत की जो केस स्टडी है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक ऐसा दौर था आज़ादी के आसपास का जब हिंदुस्तान खाद्यान्नों के मामले में आयात पर निर्भर करता था, अर्थात हमारे यहाँ भोजन की कमी रहती थी, अनाजों की कमी रहती थी। 1965-66 आते आते हरित क्रांति का आरंभ होता है। हालांकि उसके परिणाम हमें तुरंत नहीं प्राप्त हुए, उनमें समय लगा और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम अधिशेष उत्पादन तक पहुंचे। आप लोगों को याद होगा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी संदर्भ में जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। अब ऐसे में 1991 से 2015 का दौर भी आता है जब हमने कृषि में विविधीकरण को आगे बढ़ाया, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य क्षेत्र, इन पर भी ध्यान केंद्रित किया। लेकिन ये यात्रा इतनी सटीक नहीं रही।
मसलन हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो केवल कुछ फसलों को ही उसका लाभ मिला, कुछ क्षेत्रों को ही उसका लाभ मिला। तो ये कुछ हमारी कमियां रह गई, जिनसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक देश सीख सकते हैं कि वो इन कदमों को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो कमियां हमारे यहाँ पर हुई उनसे वो सीखें। इसी कड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास सेवा के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि ऐसे व्यक्ति, भारत के अंदर में ऐसे परिवार जो कि भोजन से वंचित हैं, उन तक भोजन को पहुंचाया जा सके। चुनौतियों की बात करते हैं तो मैंने कुछ कमियां तो हरित क्रांति को लागू करने के संदर्भ में आपको पहले ही बताई, लेकिन आज सन 2021 में हमारे सामने कुछ नई चुनौतियां भी हैं। जैसे आईपीसीसी की अगर हम वर्तमान रिपोर्ट की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के संदर्भ में त्वरित कार्यवाही तुरंत करनी होगी, इसमें हम लेट नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो खेती, कृषि भी उससे प्रभावित होगी। जल संसाधनों के ऊपर में बढ़ती हुई आबादी के कारण दबाव बढ़ रहा है। भूमि का भी यही हाल है। खेती योग्य भूमि लगातार सिमटती जा रही है, आबादी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें इन समस्याओं को भी संबोधित करना होगा। अब भारत के अंदर में एक विरोधाभास की स्थिति भी सामने आती है। ये विरोधाभास किन संदर्भों में है? दरअसल हमारे यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन तो अधिशेष है, मतलब कि आवश्यकता से अधिक है, लेकिन आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि विश्व औसत की तुलना में भारत में अल्प पोषण 50% अधिक है। तो एक तरफ तो खाद्यान्नों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन भी है और दूसरी तरफ अल्प पोषण की स्थिति भी है। ऐसे में भारत सरकार लगातार इन संदर्भों में प्रयास कर रही है कि लोगों को पोषकता वाले भोजन के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके साथ साथ में चावल आदि की अगर हम बात करते हैं तो फोर्टिफाइड चावल, मतलब कि ऐसे चावल जिनकी गुणवत्ता को, उनके पोषक तत्वों को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया जाता है, इनकी आपूर्ति को बढ़ा करके कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इन सबके साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि भूख के विषयों को संबोधित करके हम कई क्षेत्रों के अंदर में संघर्षों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, स्थिरता को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के इसी आर्टिकल के अंदर में आप लोग इस पूरे सत्र के अंदर में तालिबान का विषय भी देखेंगे और वहां पर भी ये भूख के विषय, खाद्यान्नों की कमी के विषय कुछ आपके सामने वहां पर भी आएंगे। अगर हम आगे की राह की बात करें स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से हमें समान आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए स्थायी कृषि के अंदर में निवेश, नवाचार और स्थायी समाधान को आगे बढ़ाने के प्रयास करने पड़ेंगे। निश्चित रूप से जो भारत की सफलताएं हैं, जो भारत की कमियां हैं, उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है, ताकि दुनिया के अंदर में अनेक क्षेत्रों के अंदर में हम शांति को आगे बढ़ा सकें। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 6 और 10 से संबंधित है। इसे हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में जोड़ सकते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद हम लोग देख रहे हैं, उसी को संदर्भित करता हुआ यह समाचार है। अब यहाँ पर एक विषय उभर करके आया है कि चीन की सेना PLA का मुकाबला करने के लिए भारत को खासतौर पर अपनी आर्मी और ITBP, इन दोनों के बीच में सामंजस्य को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा विषय चर्चा में क्यों है। दरअसल आने वाले सप्ताह में भारत और चीन के सैन्य कमांडर LAC संकट से बाहर निकलने के लिए इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। निसंदेह 1988 के बाद से भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं वो एक निचले दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, भारत और चीन के मध्य सीमा विवादों की अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसे हम मैकमोहन लाइन के साथ में जोड़ते हैं। जैसे भारत और चीन के मध्य तब खींचा गया था जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। चीन का यहाँ पर यह कहना है कि इस लाइन को खींचते हुए चीन की जो आपत्तियां थी उनको दरकिनार कर दिया गया था और ऐसे में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इन्हीं संदर्भों में 1962 में भारत और चीन के मध्य एक खूनी संघर्ष भी हुआ, एक युद्ध भी देखा हम लोगों ने। कई बार ये तनाव हमारे सामने उभर करके आते हैं। अगर हम भारत और चीन के मध्य सीमा की बात करें तो इसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक देखते हैं
और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की तरफ वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग पूर्वी सेक्टर कह देते हैं, और लद्दाख की तरफ का जो सेक्टर है इसको हम लोग पश्चिमी सेक्टर कह देते हैं। इस बीच में हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, सिक्किम के अंदर में, उत्तराखंड में कई बार, हिमाचल प्रदेश में कई बार, लद्दाख के क्षेत्रों में कई बार इस बात को देखते हैं कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान का क्षेत्र भी भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और यहां पर भी चीन अतिक्रमण करने की लगातार कोशिशें करता रहता है। पिछले कुछ समय से पेगोंग सो झील के जो आसपास का क्षेत्र है, डुमचेक के जो आसपास का क्षेत्र है, डेमचोक का क्षेत्र है, यहां पर लगातार तनाव बना हुआ है। अगर आप यहां से देखें इस बात को, पिछले लगभग 4 सीमा समझौते रहे वो अब टूट चुके हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि लद्दाख के अंदर में चीन ने एलएसी का जो स्वरूप था उसको बदलने के लिए एक तरफा कार्यवाही करने की कोशिश की। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो डेमचोक और देपसांग के अंदर में अभी भी ये विवाद अनसुलझे हैं, इन पर कोई निपटारा नहीं हो पाया है। हालांकि गलवान घाटी में और पेगोंग झील के उत्तरी क्षेत्र पर भारत और चीन एक बफर जोन स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं कि यहां पर हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, और जहां जहां पर एक दूसरे के दावे हैं उन दावों का सम्मान करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से रणनीतियों में लगातार बदलाव होता है चीन की तरफ से, तो हम बहुत अधिक भरोसा करने की स्थिति में यहां पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, जो सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि बिना पूर्वी क्षेत्र में तनाव घटाने के पहलों को आगे बढ़ाए पश्चिमी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से भी बहुत लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि चीन लगातार तिब्बत के क्षेत्र से भारत के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ, पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ दबाव बनाने की कोशिशें करता रहता है। इसके अलावा वर्तमान में जिस प्रकार से अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां पर तालिबान का उभार हुआ है, भारत सरकार और चीन दोनों के यहाँ पर अलग अलग स्टैंड है, और निश्चित रूप से क्षेत्र की राजनीति के अंदर में भारत और चीन का अलग अलग मत होना अफगानिस्तान के विषय पर यहाँ पर शांति को स्थापित करने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाएगा। हालात को सामान्य करने के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। भारत और चीन एशिया के अंदर में एक बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, और ऐसे में इन दोनों को मिल करके काम करने की जरूरत रहेगी। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 6 से ही है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। यह समाचार इस संदर्भ में है कि अगस्त में 8 प्रमुख उद्योगों में जो उत्पादन का स्तर रहा, सरकार ने जो आंकड़े जारी किए, इनके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कुछ सुधार हो रहा है, और पिछले महीने के 9.9% की तुलना में अगस्त में ये 11.6% तक आगे बढ़ा। कोयला, रिफाइनरी और सीमेंट को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख उद्योगों ने पूर्व कोविड स्तर को पार कर लिया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं IIP की, अर्थात इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो ये एक प्रकार का संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा संकलित किया जाता है, प्रकाशित भी किया जाता है। आप लोगों को परीक्षा के संदर्भ में 8 कोर क्षेत्रों के बारे में जानकारी हमेशा होनी चाहिए, और ये क्षेत्र है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। दरअसल स्टूडेंट्स, इन्हें कोर सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करती हैं, इन पर निर्भर करती हैं। और अगर इन क्षेत्रों के अंदर में उत्पादन बढ़ रहा है, विकास की स्थिति विद्यमान है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी एक अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कोविड-19 के दौर में हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी गिरावट आई, और ऐसे में IIP हमारे लिए इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार किस रफ्तार से हो रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये जो हमारे 8 कोर उद्योग हैं वो लगभग 40% से अधिक का योगदान रखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से है। इसे हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में जोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द तालिबान फॉर व्हाट इट इज। दरअसल ये जो पूरा एडिटोरियल है ये प्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभदायक नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ की जटिल राजनीति को समझने में आपकी बहुत मदद करेगा, और कई सारे अन्य जो एडिटोरियल्स आप इस संदर्भों में देखते हैं उनको समझने में, आपकी सोच का दायरा बढ़ाने में यह बहुत लाभदायक हो सकता है। देखिए,
जिस प्रकार के हालात अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, अगर उनको हम संदर्भित करें तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान को मदद की आवश्यकता है। वहां के जनता की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इस तस्वीर को भी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक महिला और एक तालिबानी के बीच का एक संघर्ष आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी जरूरत यहाँ पर रहने वाली है स्टूडेंट्स अनाज की, खाद्य। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर सरकारी मशीनरी है, जहाँ पर अभी तालिबान के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो पुराने लोग कार्य कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होगा। ऐसे में उन लोगों की सैलरीज देने के लिए धन की आवश्यकता भी होगी, लेकिन धन कहां से आएगा, ये प्रश्न है। अमेरिकी फेड रिजर्व के पास में अफगानिस्तान की सरकार के जो कुछ खाते थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि तालिबान किस तरह से यहां पर कार्य करने वाला है, उसकी नीतियां क्या होने वाली हैं, इस विषय में दुनिया भर में बहुत संदेह है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात भी करें तो वो भी अफगानिस्तान को दिए जाने वाले धन में कटौती कर रहा है। अन्य भी जो देश है यहाँ पर वो भी झिझक रहे हैं, उनके मन में भी संदेह है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन अनुदान में यकीन करता नहीं है। चीन यकीन करता है इस बात में कि हमसे लोन लिया जाए और अगर लोन आप नहीं चुका पाएंगे तो फिर बदले में हम आपसे कुछ, आपकी जमीनें, आपकी संपत्तियां जो भी है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो इस रणनीति से दुनिया काफी हद तक परिचित हो रही है। इसे हम चीनी ऋण का जाल भी कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप तालिबान की नीतियों को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, कुछ आइडिया लगाने की आप कोशिश करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तालिबान के द्वारा एक संदेश दिया गया कि पुरुष शिक्षकों और छात्रों को स्कूल आना है, लेकिन महिला शिक्षक, जो लड़कियां विद्यार्थी हैं, उनके संदर्भ में इन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा तालिबान में स्वयं भी अलग अलग समूह हैं और यहाँ पर जो लड़ाके हैं उनकी अपने अपने नेताओं के प्रति श्रद्धा है, उनके इशारे पर वो लोग कार्य करते हैं। कई सारे यहाँ पर युवा तालिबानी भी हैं जो कि अफगानिस्तान में सक्रिय कई अन्य चरमपंथी समूहों की तरफ झुकाव रखते हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत। इसके साथ साथ में पाकिस्तान का एंगल भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान यहाँ पर अपने हितों की पूर्ति के लिए हक्कानी नेटवर्क के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ा रहा है, वो भी यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है। तो ऐसे में तालिबान का जो स्ट्रक्चर हो जाता है, जो उसकी संरचना हो जाती है, वो जितनी आसान हमें बाहर से दिखाई पड़ती है कि ये रूढ़िवादी लोगों का एक समूह है, ये संरचना वास्तव में आंतरिक रूप से उतनी साधारण है नहीं, उतनी सरल नहीं है समझने के लिहाज से। और ऐसे में इनकी नीतियां क्या होने वाली हैं, उन नीतियों के बारे में भी अस्पष्टता बनी रहती है। अगर हम भारत की ही बात करें कि हम तालिबान के संदर्भ में क्या स्टैंड लेने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमें पहले इस जटिल संरचना के ऊपर में ध्यान केंद्रित करना होगा और इसको समझ करके ही हम अफगानिस्तान के संदर्भ में अपने आउटलुक को, अपने नजरियों को बेहतर बना सकते हैं, स्पष्ट बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से है। इसे भी हम GS2 IR से जोड़ सकते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 अ विन विन प्रपोजिशन क्वेश्चन मार्क। दरअसल सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन है। इसके माध्यम से यूरोप जो है वो रूस पर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए काफी हद तक निर्भर कर जाएगा और रूस यहाँ पर एक अपर हैंड रखेगा। दरअसल यूरोप के अंदर में रूस का हस्तक्षेप बढ़ भी सकता है, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसी इकाई है जो कि किसी भी देश के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहती ही है। अब आप लोग इस पूरे घटनाक्रम को मानचित्र के माध्यम से भी देखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी का क्षेत्र है और यहाँ पर ये रूस का क्षेत्र है। और ये जो पाइपलाइंस है ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस है। इनमें से एक बन चुकी है, दूसरे पर काम आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक अगला विषय जो जुड़ा हुआ है वो है यूक्रेन का। दरअसल नॉर्ड स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाल्टिक सागर का क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से होते हुए रूस से जर्मनी तक यह गैस पाइपलाइन सीधे बिछा दी जाएगी। और ऐसे में यूरोप के अंदर में जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, वो रूस के माध्यम से पूरी होंगी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी यूक्रेन के माध्यम से रूस के अंदर में जो गैस वगैरह है वो यूरोप तक पहुंचती है। दरअसल यूक्रेन से जो पाइपलाइंस गुजरती हैं इसके लिए यूक्रेन को पारगमन शुल्क प्राप्त होता है और ऐसे में अगर रूस सीधे यूरोप तक पहुंच जाएगा जर्मनी के रास्ते, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को एक
काफी नुकसान देखना पड़ेगा यहाँ पर। यूक्रेन की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन्होंने पिछले कई वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था का विविधीकरण नहीं किया और मुख्य रूप से इन गैस पाइपलाइनों के पारगमन से जो इनको शुल्क प्राप्त होता है, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इसी पर निर्भर करती है। अब यहां पर आप इस बात को भी समझिएगा कि अगर रूस यूरोप के अंदर में अपने वर्चस्व को बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से अमेरिका इसका विरोध करेगा और यूरोप के अंदर में भी कई सारे ऐसे देश होने वाले हैं जो कि अलग अलग खेमों में बढ़ जाएंगे। आप यहां पर समझिए इस बात को कि शुरुआती दौर में अमेरिका काफी ज्यादा इसका विरोध कर रहा था, लेकिन बाद में जर्मनी के समझाने पर और रूस के द्वारा जो आपत्तियां हैं उनका निराकरण करने पर अमेरिका ने अपने विरोध को नर्म किया। यहां पर यूक्रेन की बात मैंने अभी आपसे कर दी है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है इन गैस पाइपलाइंस की वजह से। अब निश्चित रूप से रूस ऊर्जा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के साथ में रूस के संबंध तनावपूर्ण है और रूस इन सारे उपकरणों का प्रयोग यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही करने में कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो जर्मनी स्वयं रूस पर प्रतिबंध लगाएगा और रूसी निर्यात को सीमित करेगा। तो निश्चित रूप से यह एक संतुलन को स्थापित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके अलावा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा उसके संदर्भ में जर्मनी के द्वारा यूक्रेन को सहायता प्रदान की जाएगी, खासतौर पर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में। लेकिन यूक्रेन का यहां पर कहना यह है कि पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी यूरोप के अंदर में स्थित देशों के वादों पर हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं और निश्चित रूप से अतीत इस बात का गवाह रहा है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से है। GS2 सोशल जस्टिस के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग इथिक्स के साथ में भी जोड़ सकते हैं। तो कई जगहों पर ये टॉपिक आपको कनेक्टेड मिलेगा और विषय है हमारे सामने कि हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महात्मा गांधी के आदर्श रहे या दुनिया के अंदर में हिंसा को घटाने के लिए हमें जो प्रयास करने चाहिए वो विषय कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में ये एक प्रकार का अवसर है जब हम हिंसा के कारणों की खोज कर सकते हैं, अहिंसा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम समाजों का अध्ययन करें तो हम लगातार देखते हैं कि अलग अलग समाजों में तनाव बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर इस महामारी के दौर में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है जिन तक मूलभूत संसाधन भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और इन लोगों में निश्चित रूप से बहिष्कार या अन्याय की भावनाएं घर करेंगी और ये चीजें जातीय संघर्षों को बढ़ावा देंगी। इस संदर्भ में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की 2018 की एक रिपोर्ट भी है, पाथवे फॉर पीस। वहां पर भी इसी विषय को उठाया गया था कि अनेक संघर्ष जो है वो बहिष्कार और अन्याय की भावनाओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। खासतौर पर ऐसे संघर्षों को हम अफ्रीका के देशों में बड़े पैमाने पर और विजिबल फॉर्म में देख सकते हैं। अगर हम मारिया मॉन्टेसरी के शब्दों में कहें तो नेताओं का कार्य होता है युद्ध को रोकना और शिक्षाविदों का कार्य होता है शांति की स्थापना। और अगर हम गांधी जी की बात करें तो वो भी समाज में विकास को लाना, समाज में संतुलन को स्थापित करना, इसके संदर्भ में शिक्षा को एक बहुत उपयोगी उपकरण के रूप में देखते थे। इन्हीं संदर्भों में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी महत्वपूर्ण है जो कि समानता, न्याय और सामाजिक एकता को मजबूत करने में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मूल्य आधारित अनुभवात्मक शिक्षा, इन पर व्यापक ध्यान दिया जा रहा है। इस सब के साथ साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण और सभी के लिए शिक्षा, इन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के संकल्प भी किए गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण किसी समाज के अंदर में जातीय संघर्षों को कम करने के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मसलन आप ऐसे समझिए इसको कि भारत के अंदर में जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और शेष भारत के क्षेत्र है, अगर इन दोनों क्षेत्रों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान को हम बढ़ावा देंगे तो लोग इस बात को समझेंगे कि ऐसे लोग जो हमसे भौतिक रूप से भले अलग दिखते हो लेकिन वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर यूनेस्को भी
एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। दरअसल यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करती है। इन सबके साथ साथ में नवाचार, प्रौद्योगिकी और भविष्य के स्मार्ट स्कूलों के बारे में भी हमें शांतिपूर्ण समाजों के निर्माण में शिक्षा प्रणालियों और स्कूलों की क्षमता को समझने की जरूरत है। ये तीन विषय स्टूडेंट्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौर में हमने जो हालात देखे कि भौतिक रूप से विद्यालयों को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन शिक्षा को जिस प्रकार से बढ़ावा मिला, जिस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता हमारे सामने आई, तो अब हमें वहां पर इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार से उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए जो अभी तक इससे वंचित है, और अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो उनको दूर भी किया जाए। स्टूडेंट्स, अब हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन के बावजूद भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य सुरक्षा से वंचित है। प्रमुख बाधाओं और मुद्दों की चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। उत्तर की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो खाद्यान्न की कमी से लेकर अधिशेष उत्पादन तक जो भारत की यात्रा रही, मतलब कि आजादी के जो बाद के वर्ष रहे और हरित क्रांति से होते हुए आगे तक, इनको आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण को भी हमने आगे बढ़ाया। लेकिन मुख्य भाग के अंदर में आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर कुछ अन्य विषयों को भी संबोधित करेंगे, जैसे कि गरीबी, असंतुलित भोजन या अंडे जैसे पदार्थ जो कि कम कीमत में प्रोटीन के बेहतर स्रोत हो सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर भंडार गृहों की कमी, जिन्हें हम कोल्ड स्टोर्स वगैरह कहते हैं, कोल्ड स्टोर चेन वगैरह में कमी। इसके साथ साथ में खाद्य सुरक्षा योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। इन विषयों को जोड़ करके आप इस उत्तर का मुख्य भाग लिखेंगे। निष्कर्ष रूप में अवसंरचना का निर्माण होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, और समावेशी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके हम वंचित वर्गों तक भोजन पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, भारत और चीन को अन्य मुद्दों पर सहयोग करने से पहले सीमा पर सामान्य स्थिति बहाल करने की जरूरत है, जांच करें। 250 शब्द, 15 अंक। सबसे पहले आप इसमें सीमा विवाद का परिचय देंगे और अगर चित्र के माध्यम से आप समझा देंगे इस विषय को तो निश्चित रूप से परीक्षक पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। यहाँ पर आप पूर्वी और पश्चिमी सेक्टर में सीमा विवाद को स्पष्ट करें। 1962 में जो युद्ध हुआ है उसको भी आप पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं। फिर इसको आप लेकर के आइए 2019 के जो बाद के हालात पैदा हुए वहां पर, और गलवान में टकराव होता है। इसके अलावा अवसंरचना का विकास दोनों ही देश कर रहे हैं। एशिया की दो बड़ी शक्तियां हैं, भारत और चीन। अफगानिस्तान के विषय भी भारत और चीन के विषय में सामने आ रहे हैं। निष्कर्ष रूप में आप इस बात पर ध्यान रखें कि अगर दोनों के बीच ऐसे ही तनाव बना रहेगा तो आर्थिक संबंधों पर भी इसका एक नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, और जब दो बड़ी शक्तियां एशिया के अंदर में टकराएंगी, उनके मध्य में तनाव रहेगा, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के अंदर में शांति भंग होगी। ऐसे में इस सीमा विवाद का हल अत्यंत जरूरी है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे में सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। शुक्रिया।